जय हिंद। नमस्ते अंकल जी। दोस्तों, आज के सेशन में हम जानेंगे कि आतंकवाद क्या है। आतंकवाद आखिर आतंकवाद अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ। बात तो सही है। और भारत में आपने देखा होगा कि विगत कुछ वर्षों में पुलवामा, उरी और पहलगाम जैसे अटैक हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि अभी तक हमारे भारत के जो बॉर्डर सीमा है वो सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं लचीला है, तभी तो आतंकी हमले हो जा रहे हैं। और अच्छा। अगर आतंकी हमले हो भी रहे हैं तो क्या वैश्विक लेवल पर इसकी लेकर कोई चर्चा नहीं है? क्या वैश्विक लेवल पे इसका लेकर कोई संगठन नहीं है? आपको बता दें साथियों कि विश्व में मैक्सिमम देश इस आतंकवाद से प्रॉब्लम में है, काफी ज्यादा, क्योंकि दिस इज अ हाईली सेंसिबल डिजास्टर। ये एक बहुत बड़ी आपदा है। लेकिन साथियों, पूरे विश्व लेवल की बात करें तो कोई भी देश, पूरे विश्व की संगठन की बात करें तो कोई भी अभी इस पर सटीक डिफिनेशन नहीं बना है। बात तो सही है। और क्यों नहीं बना है अभी आप कुछ समझ जाएंगे। पहले आप ये समझिए कि आतंकवाद है क्या। आतंकवाद हम कहेंगे किसे? क्या अगर कोई पहलगाम में अटैक हो गया तो क्या उसे आतंकवाद कहेंगे? अगर कहेंगे तो दूसरा पक्ष उसको क्या करता है, अभी हम आपको समझाएंगे। फिलहाल ये जानिए कि आतंकवाद हम कह किसे सकते हैं। देखिए, आतंकवाद की कोई सटीक परिभाषा नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों का कुछ मत है जो हम आपको बताते हैं। आतंकवाद एक विचार है। आतंकवाद आप कह सकते हैं कि आतंकवाद एक विचार है। तो चलिए हम मानते हैं आतंकवाद एक विचार, तो कैसा विचार है? अगर आतंकवाद एक विचार है तो कैसा विचार है? आप अगर हिस्ट्री का कुछ बारे में जानते होंगे साथ, तो हिस्ट्री में आप एक उग्रवाद विचार समझे होंगे, ठीक है, और एक उदारवादी विचार समझे होंगे। उग्रवाद का मतलब ये नहीं कि किसी का मस्जिद ध्वस्त कर दिए, किसी का मंदिर ध्वस्त कर दिए, किसी का चर्च ध्वस्त कर दिए, नहीं। उग्र विचार का मतलब होता है कि विचारों में उग्रवाद, वैचारिक उग्रवाद, ना कि भौतिक उग्रवाद। क्या बात है सर, क्या बात है सर। समझिए, तो यहाँ पे बात हो रही है केवल सोच की, कि सोचो में उग्रवाद। आप जानते हैं कि जो हमारे गांधी जी थे, गांधी जी कभी हिंसा नहीं चाहते थे, क्योंकि जो हमारे उग्रवादी थे, जैसे मान लीजिए लाला लाजपत राय, ठीक है, भगत सिंह, वो उग्रवादी नेता थे। अगर वो हिंसा करते हैं, अगर उग्रवाद के साथ हिंसा जुट जाता है तो उसे हम आतंकवाद कहते हैं। और जब आतंकवाद को जन समर्थन मिल जाता है, लोगों का समर्थन मिल जाता है, तो वो अलगाववादी बन जाता है। कैसे? थोड़ी सी समझिएगा। होता क्या है, अगर हम बात करते हैं साथी भगत सिंह को लेकर, अगर इस परिभाषा को डिफाइन किया जाए, अगर इस परिभाषा को वैश्विक लेवल पर ले जाया जाए तो भगत सिंह आतंकवादी गिनती हो जाएंगे। इसलिए अंग्रेज कहते थे कि भगत सिंह आतंकवादी है, लेकिन हम क्या कहते थे? नहीं, भगत सिंह क्रांतिकारी है। रीजन, वो कहते थे कि उग्रवादी नेता है, विचारों से उग्र है, ठीक है, और साथ में उसने हिंसा किया है, बम फेंका है। भले बम में जज नहीं मारा, उसकी पत्नी उसकी बेटी मर गई, तो इसने हिंसा कर दिया। और इसको जब समर्थन मिल रहा है, लोगों का समर्थन है, और ये अलग रहने की बात कर रहा है, भारत को आजाद कराने की बात कर रहा है, अलगाववाद की बात कर रहा है, यानी कि आतंकवाद। लेकिन हम क्या करते थे? हमारे भगत सिंह आतंकवादी नहीं, क्रांतिकारी थे। इसीलिए वैश्विक लेवल पे कोई सटीक इसकी परिभाषा नहीं है। आपको भी समझाते हैं। आतंकवाद दो प्रकार के हो सकते हैं, एक को राज्य आतंकवाद कह सकते हैं और एक को गैर राज्य आतंकवाद कह सकते हैं। देखिए, गैर राज्य आतंकवाद और राज्य आतंकवाद में अंतर है। राज्य आतंकवाद उसे कहा जाता है साथियों, अगर मान लीजिए हम या कोई भी किसी आतंकी को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है तो वह राज्य आतंकवाद के अंदर रहेगा। लेकिन अगर कोई देश, कोई संस्था किसी आतंकवादी के संस्था को वित्तीय सहायता देता है, पैसा देता है, आदमी देता है, तो वह गैर राज्य आतंकवाद में। आपको हम बताएंगे आगे, अगले सेशन में हम बताएंगे कि आपने देखा होगा कि जो आतंकवादी हैं लक्सर, तैयबा हैं, फिर से कुछ आतंकवादी हैं चोर छाप, पाकिट मार, ये सब कैसे चोर लुटेरे अपराधी आतंकवादी बन गए और कैसे आतंकवादी अपराधी बन जाते हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम ये समझेंगे कि आतंकवाद का जो परिभाषा लेकर विवादित है वो क्यों है। तो आप समझिएगा जरा सा। देखिए, मानते हैं साथियों, ये थोड़ा ये कम दिखता होगा तो आपको ठीक से बताते हैं। मान लीजिए ये ससुर के नाती कहाँ चलता नहीं है,
मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, रफ आइडिया मान लीजिए साथी, मान लीजिए भारत है, ठीक है। भारत में ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक। और इधर आप देखेंगे उत्तर पश्चिमी तो पाकिस्तान है, और इधर देखेंगे तो चीन है। अब आप देखिए अभी रिसेंटली घटना जो हुआ पहलगाम में, पहलगाम मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। तो पहलगाम में जो अटैक हुआ हम उसको क्या कहते हैं कि आतंकवादी हमला है। क्यों आतंकवादी हमला? क्योंकि भाई उसमें निर्दोष व्यक्ति मर रहा है, ठीक है। तो हम इसको आतंकवादी हमला मानते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने शुरू कराया है। लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है आतंकवादी हमला नहीं है, ये हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई। अरे ससुर कैसे स्वतंत्रता की लड़ाई? क्योंकि वो कहता है कि ये जो कश्मीर है ये पीवा से पहले हमारा यदि हमारा है तुम लोग छीन लिए। तो देखिए यहाँ पे अंतर्द्वंद, हम उसे क्या कहते हैं कि आतंकवादी घटना है, पाकिस्तान क्या कहता है ये हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई। अब देखिए इस पाकिस्तान में आप देखेंगे कि इस साइड में बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान अब कुछ ही समय में इनसे टूट कर अलग हो जाएगा, ठीक है, कुछ ही दिनों में। तो पाकिस्तानी का क्या कहना है कि ये आतंकवादी घटना हो रहा है, बलूचिस्तानी आतंकवादी हो चुके हैं, वो हमसे मतलब पाकिस्तान में आपस में झगड़ के उग्रवादी करके उससे अलग होना चाहते हैं। लेकिन हम क्या मानते हैं वो क्रांतिकारी हो गए। देखते हैं भाई हमारे देश में हुआ तो हम उसको आतंकवादी मान रहे हैं, तुम्हारे देश में हो रहा है तो हम उसे क्रांतिकारी मान रहे हैं। यही तो है अंतर्द्वंद। यही इस अंतर्द्वंद के लिए सटीक परिभाषा इसकी नहीं हो पाती। आप एक और सुनिए, ये चीन है, ये चीन का इधर जिनजियांग प्रांत है जहाँ पे मुस्लिम समुदाय रहता है, और ये ससुरा चीन सांड छोड़ देता है अपने खुला सड़क, जैसे बिहार यूपी में सांड होते हैं, छोड़ देता है इधर जाके उधर की लड़कियां मतलब महिलाओं के सब आतंक करते हैं, बहुत अत्याचार करते हैं। और इस अत्याचार के चलते जो ये जिनजियांग प्रांत है वो चीन से अलग होकर रहना चाहता है, इसलिए यहाँ पे क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं। लेकिन इन ससुर का भूल है, ये क्या जाने कि चीन में एक बार अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए लोग सड़क पर आए थे, तो चीन का जो उस समय राष्ट्रपति था वो टैंके को चलवा दिया, टैंके चलवा दिया था। तो ये ससुर लड़ रहे हैं कि हमें अलग होना है। तो जब अलग होना है तो चीन वाला क्या कह रहा है, ये ससुर आतंकवादी, और आतंकवादी कह करके ठान तो मार रहा है कोई आतंकवादी मार करके। लेकिन दूसरा कंट्री हम क्या कर रहे हैं कि नहीं ये क्रांतिकारी आंदोलन, ये क्रांतिकारी, ये अपने आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो साथियों यहाँ पे बात यही आ रही है कि हम लोग इस पे विचार नहीं कर पा रहे कि आतंकवाद का सटीक परिभाषा क्या है। अगर यदि हम इस परिभाषा से चलें जो अंग्रेजों ने हमें दिया, तो इस परिभाषा पे तो भगत सिंह हमारे आतंकवादी हो सकते। और अब हम जान लेते हैं कि सरकार आतंकवाद से कैसे बच सकती है, भारत देश को कैसे बता सकती है। देखिए साथियों ये तो श्योर है कि कोई अपना एक गद्दार है, न तो किसी आतंकवादी या कोई अन्य देश के किसी का इतना हिम्मत नहीं है कि किसी अपने देश में जाकर धमाका कर दिया, किसी को गोली मार। कोई ना कोई ससुर है, अपने में कोई गद्दार है जो ऐसा करा रहा है। बात तो सही है। और कर रहा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पर कैमरा के सामने बोल नहीं सकते ना, तो हम भी टंगा देंगे। फिलहाल सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है इस आतंकवादी को मतलब रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए, और सरकार ऐसा कार्य कर भी रही है। जैसे पहला डिफेंस को मजबूत करें। साथियों आपको बता दें कि बजट में 8% बजट का हिस्सा हमारी रक्षा पे खर्च होता है। इसके बावजूद भी रक्षा कैसी रक्षा कर रही है तो देश में आतंकवाद घुस जा रहे हैं, सोचने की बात है। फिलहाल डिफेंस को मजबूत करना है, सैनिकों को मजबूत करना है, हमारी रक्षा ऑर्डर को भी मजबूत करना है जिससे ये घटनाएं न हो। दूसरी है कि डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट करके वहाँ विकास करके, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें साथियों, जम्मू कश्मीर में विकास करके, जैसे आप देखें कि ट्रेन चलने लगा, तो विकास करके वहाँ के लोगों को, जो अन्य लोग जो ससुर देश के गद्दार हैं जो उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट हम लोग करके उनको सही राह दिखा सकते हैं कि देखिए ये आपका ही देश है और आप जहाँ पे हैं सुरक्षित हैं। तो डेवलपमेंट इसका एक बहुत बड़ी प्रभाव के रूप में हो सकता है। और तीसरा देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। साथियों हो क्या रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन होने से देखिए एक आतंकवाद का रूप है। ज़्यादातर लोग आतंकवादी उस रूप में होते हैं साथियों जब लोगों का पेट भूखा, जब कोई लड़का या कोई भी आदमी जब बेरोजगार हो जाता है और अपने घर के लोगों को वो भर पेट खाना नहीं खिला पाता है, तो वो अपने घर के लोगों को खाना खिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। और इस रूप में उसे बाहरी अगर वित्तीय सहायता मिलता है तो वो उस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है और वो आतंकवाद की कड़ाई चला जाता है। तो जब तक भारत में भूखमरी खत्म नहीं होगी और लोगों को
तब शिक्षा नहीं मिलेगा और जब तक लोग बेरोजगार रहेंगे ये आतंकवादी जैसी घटनाएं भारत में होती रहेगी। ठीक है। और चौथा आप देखेंगे कि डिप्लोमेसी कूटनीतिक ज्ञान तो होनी चाहिए और कूटनीतिक चीज हो भी और होना भी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे क्या कहते हैं कि तुम्हारी शादी में हो गई उनकी शादी हमारी वाली की, तो हम तो भाई गम में थे। खैर कोई बात नहीं, शादी में तुम्हारा रसगुल्ला चुराए, ड्रेस बदल के वेटर का, जब आई जयमाला की पारी तो तार काट दें जनरेटर का। करिए तो अनारे में जयमाला। फिलहाल तो सरकार ये अपना काम करके और जो आतंकवादी घटनाएं हैं इसको रोक सकती है। तो हम अगले सेशन में ये समझेंगे साथियों कि लश्कर तैयबा जैसे, बगदाद जैसे जो आतंकवादी और संगठित अपराध है ये कैसे आतंकवादी में परिवर्तन हो गए, एक अपराधी कैसे आतंकवादी बन जाता है और एक आतंकवादी कैसे अपराधी बन जाता है। इसका अगला सेशन रहेगा। मिलेंगे फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।